देखिए बेटा ध्यान दीजिए, चलिए जो इसमें कंबसन में गुड़िया मैंने पहले जो कराया था ना, आपको वीडियो मिल जाएगा, उससे आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो पार्ट 1 है, हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। देखिए कंबशन मतलब थोड़ा सा रिकैप करेंगे, बस 2 मिनट, जितना आप लोग को समझ में आ जाए। कंबसन और फ्लेम, कंबसन क्या होता है, मतलब दहन, किसी भी चीज का जलना। और जलने के बाद क्या होगा, कोई ना कोई फ्लेम तो निकलेगी। जैसे मोमबत्ती जलती है तो एक फ्लेम आती है, कोयला जलता है तो आपको पता है कि उसमें ग्लो आएगा, चमक आती है, रोशनी वैसी तो होती है। लकड़ी जलेगी तो एक फ्लेम आएगा, लौ होता है ना, पूरा जो पूरा एक ज्वाला निकलती, इस तरह से। अब इसमें मैंने आप लोग को यह बताया था कि कंबस्टाइल क्या होता है। जो चीज जलती है उसको कंबस्टाइल कहते हैं। अगर आप लकड़ी जला रहे हो तो लकड़ी एक फ्यूल है, मतलब कंबस्टाइल है। जो भी चीज फ्यूल की तरह या ईंधन की तरह जलती है उसको कंबस्टाइल कहते हैं। लकड़ी कंबस्टाइल है, वुड। उसके बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे क्या है, कंबस्टाइल है। पेपर भी कंबस्टाइल है, जो पेपर हम जला देते हैं या कपड़ा जल जाए तो, है कि नहीं। अब स्टोन को तो नहीं कर सकते ना, कोई पत्थर, ईंट, सीमेंट, है ना, ये तो नहीं हो सकता, ये तो कंबस्टाइल नहीं है ना, क्योंकि वो जलती नहीं है। ठीक है, मैंने ये भी समझा दिया था कंबस्टाइल और नॉन कंबस्टाइल चीजें क्या होती हैं। जो चीज जल सकती है उसको कंबस्टाइल कहेंगे। ठीक है, अक्षित तुम बताओ, कोल कंबस्टाइल है, कोयला कंबस्टाइल है या नॉन कंबस्टाइल? कंबस्टाइल है। लकड़ी या वुड जो होती है, लकड़ी समझते हो ना, कंबस्टाइल है या नॉन कंबस्टाइल? कंबस्टाइल है, क्योंकि जल सकती है। क्लियर है, आप लोग का तो पहले ही क्लियर रहता है। अब देखो, किसी भी चीज के माने कंबशन मतलब कि जलना, किसी भी चीज का जलना, तो कंबशन के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है? किसी चीज के जलने के लिए 3 चीजें नेसेसरी होती है। पहला कि कंबस्टाइल सब्सटेंस, मतलब कि ईंधन। मान लो लकड़ी जल रहा है, लकड़ी जैसे मान लो लकड़ी को जलता हुआ छोड़ो, तो सबसे पहली चीज तो यह है ना कि लकड़ी या एक कोई ना कोई फ्यूल होगा जो जलेगा। तो पहला तो कंडीशन होता है कि कोई ना कोई फ्यूल या कंबस्टाइल हो जो कि जले। दूसरा, सपोर्टर, उस आग को जलाने के लिए जो सपोर्ट करता है वो सपोर्टर होना चाहिए। और कंबशन में सपोर्टर किसको कहते हैं सरदार? सपोर्टर कौन होगा कंबशन में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम सपोर्टर कहेंगे, क्योंकि अगर बेटा मान लो कि ये मोमबत्ती यहाँ जल रही है, ठीक है, ये जल रही है क्योंकि आसपास में एयर में ऑक्सीजन है। जैसे ही हम क्या करें, एक ग्लास से इसको ढक दे कांच के, तो तुरंत नहीं बुझेगी, थोड़ी देर तक ये जलती रहेगी, थोड़ी देर तक। लेकिन जैसे ही इस कांच के बर्तन के अंदर की हवा में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, ये बुझ जाएगी। इसका मतलब हमको पता है कि किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कुछ चीज जलेगी ही नहीं। आगे देखिए, तीसरा, कोई भी चीज तब तक नहीं जलेगी जब तक कि ईंधन गर्म नहीं होगा। मतलब कि जो भी फ्यूल या कंबस्टाइल है वो अपने इग्निशन पॉइंट पे या उतनी गर्माहट को ना पाले जिसपे वो जल सकता है, तब तक नहीं जलेगा। अब खुद सोचो, हम लोग लकड़ी कभी ना कभी सर्दियों में सेकते हैं ना, हाथ जलाते हैं, तो क्या लकड़ी में माचिस मारी डालते ही सीधे स्वाहा, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले क्या होता है, थोड़ा केरोसिन ऑयल डालेंगे या थोड़ा पेपर ऊपर जलाते हैं नीचे, धीरे धीरे वो लकड़ी गर्म होती है। पहले छोटी लकड़ियों को, पतली पतली डंडियों को जलाते हैं जिससे आग तैयार होती है, फिर बड़े बड़े और मोटी लकड़ियां उस पर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज तभी जलेगी जब अपने जलने की जो उसका एक सीमा होता है उतने टेम्परेचर को पाले। तो अलग अलग, मान लो कि लकड़ी जिस टेम्परेचर पे जलना स्टार्ट कर दे, जैसे मान लो कोई बड़ी लकड़ी आपने रखी और देखते हो ना, गर्म होते 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 क्या होता है, उसमें भी आग दिखने लगती, आग जलने लगेगी। तो लकड़ी, मोटी लकड़ी या जो लॉग होता है, उसको जलने में, आग बनने में जितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ी उसको क्या कहेंगे सोनिया? उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्या? हाँ ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन मतलब कि उसको, उस चीज को, फ्यूल को जलने के लिए या ज्वाला में बदलने के लिए उतने टेम्परेचर की जरूरत है। ठीक है, अब खुद सोचिए, अगर बेटा आप अगर गैस स्टोव को, माने जो हमारा जो गैस
चूल्हा होता है, उसको जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो लाइटर से मारेंगे, एक चिंगारी से जल जाएगा, है ना। पेपर होता है, कोई कागज होता है, माचिस की तिल्ली जलाएंगे तो तुरंत जल जाएगा, ठीक है। लेकिन पतली लकड़ी होगी तो इतनी जल्दी तो नहीं जलेगी, उसको भी थोड़ा सा कागज जलाना पड़ेगा। मोटी लकड़ी होगी, आप कागज जला जला के मर जाओगे, वो लकड़ी नहीं जलेगी, उसके लिए थोड़ा सा केरोसिन ऑयल या पेट्रोल भी डालना पड़ता है ना। तो अलग अलग चीजों का इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है। कोयला को बेटा आप नीचे पेपर जला दो तो तुरंत वो है ना क्या कहते हैं, आग या आंच नहीं बन सकती, ग्लो नहीं आएगी, उसमें भी टाइम लगता है। इसका मतलब कि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। पेपर को तुरंत जला देते हैं, पेट्रोल को जैसे ही माचिस लगाओगे केरोसिन को तुरंत आग पकड़ लेगा, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। तो जो चीज जितने कम टेम्परेचर पे जल जाए, मतलब कि उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही कम है। और जो चीज ज्यादा आग देने पर जले, ज्यादा आपको मात्रा में टेम्परेचर देना पड़े, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होता है। उदाहरण लीजिए, कोयला ज्यादा टेम्परेचर पे जलता है। लोहा, आयरन जो होता है, जो भट्टियां होती है ना आयरन की, लोहे की, उसमें पता है क्या है, बड़े बड़े लोहे में ना जैसे कि वो डालते हैं पूरा लाल हो जाएगा। और कभी कभी जो आयरन होता है ना, इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि आयरन बिल्कुल, लोहा बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। और उसको एक है ना ऐसे बर्तन से इस तरह उठा के, जो नहीं हम लोग जिसमें सब्जी उब्जी निकालते हैं, उस तरह का बड़ा बड़ा सा बर्तन होता है ऑटोमेटिक, उसमें पकड़ करके दूसरे सांचे में डालते हैं, और डालते ही तुरंत ऊपर से पानी गिरा दिया जाता है, तुरंत जम जाता है, इतना टेम्परेचर। तो अब समझिए आयरन का तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। तो अलग अलग चीजों का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होगा। हाँ बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, बिल्कुल। जैसे लोहा, अब मैंने बता रहा हूँ ना, आयरन स्मिथ जो लोहार होते हैं ना, किसी चीज की है ना धार या नोक बनानी हो, है ना, तो क्या करेंगे, पहले तो भट्टी जलाते हैं पूरा कोयले में और उसमें डालेंगे, और जब पूरी लाल हो जाए ना, वो आयरन लाल हो जाएगा तो क्या कुछ सॉफ्ट हो जाता है। फिर हथौड़े से पीट पीट के जो शेप देना देंगे, और जब देख लेंगे ना कि शेप आ गया तो सीधे लेकर के उसको पानी में डाल देंगे, डालते ही बिल्कुल सॉलिड। समझ रहे हैं ना, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इतना समझ में आया आपको? ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बोलना, मैं थोड़ा फास्ट हो भी रहा हूँ आज, क्योंकि पीछे का रिकेप करा रहे हैं, आगे तो क्लियर ही हो जाएगा। मैंने माचिस की जो तिल्ली होती है ना, मैच स्टिक जो यूज करते हैं हम लोग माचिस, उसका भी आप लोग को हिस्ट्री बेटा कल पढ़ा दिया था कि क्या माचिस की हिस्ट्री होती है, कैसे होता है। उसमें मैंने ये बताया था, माचिस की जो तिल्ली होती है ना, जो बत्ती होती है, उसके ऊपर जो काला काला सा लगा होता है, उसमें क्या क्या होता है, दो चीजें होती। नहीं, फास्फोरस अब नहीं हम लोग यूज करते, तो व्हाइट फास्फोरस बेटा पहले यूज किया जाता था ना। मैं बता रहा हूँ, उसका नाम कुछ केमिकल टाइप का नाम है, मेरे है ना याद नहीं रहता, हर बार भूल जाता हूँ। बिल्कुल, एक सेकंड। अरे हिलाएगा तो कैसे पता चलेगा? मोहम्मद बिन तुगलक, पॉलिसी उसी ने चेंज की थी। क्या था उसका नाम, एक सेकंड बताते हैं। रूम टेम्परेचर पे भी जो जलने लगे उसको स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं, मतलब जो खुद ब खुद जल जाए, आपको किसी भी तरह से आपको हीट या कोई भी तरह का हीट ऑफ सोर्स वहां पर लेके नहीं जाना पड़े, ना तो माचिस की तिल्ली जलानी पड़े, ना तो आपको कुछ गर्माहट देनी पड़े। क्वेश्चन लिख लिया आपने? ठीक, करो, कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल। तो स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद आग लग जाए, रैपिड जो कि कम टेम्परेचर में। हाँ, SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, जो मतलब खुद ब खुद हो जाए, समझ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक हो जाए, इसको ऑटोमेटिक कहते हैं, ऑटोमेटिक ही फायर लग जाए। अब आगे देखते हैं, एक्सप्लोसिव कंबसन क्या होता है। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोट हो जाए। अब एक बात बताओ, जब पटाखा हम लोग जलाते हैं या क्रैकर्स दिवाली में,
तो उसको क्या गैस चूल्हे पे गर्म करना पड़ता है, एक चिंगारी लगाई और एक ही बार आग लगेगी, ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं अ वेरी फास्ट कंबस्शन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट एंड साउंड, जिस किसी चीज के जलने से बहुत ज्यादा लाइट निकले, हीट निकले और साथ ही साथ साउंड भी निकले, ठीक है। अब मैग्नीशियम का रिबन जला तो कोई साउंड तो निकली नहीं, पेट्रोल जला कोई साउंड तो निकली नहीं, लेकिन इसमें हम पटाखों का मतलब क्रैकर्स का या बॉम्ब जो बनाए जाते हैं, है ना, या जो आपको ये क्या कहते हैं बुलेट्स होते हैं, गोलियां होती हैं, जब कोई दागेगा कोई फायर करेगा तो आवाज होती है ना, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। और याद रखिएगा थोड़ा लाइट भी निकलता है, क्योंकि है ना वो जब उसके क्या कहते हैं खोखे बाहर आते हैं ना फायर करने के बाद, तो उसके साथ धुआं सब कुछ आता है। अब तो ऑटोमेटिक गन हो गया, वैसा कुछ नहीं होगा। और सारे बच्चे पबजी खेलते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा जो बच्चे खेलते हैं। तुम दोनों मुझे शकल से पबजी वाले लगते हो, लिख के दे सकता हूँ कागज पे खेलते हो, मैं तो कह ही रहा हूँ, नॉलेज है। देख पबजी वाला बोला, इसको ये नहीं पता होगा कि रात को सब्जी क्या बनेगी, लेकिन पबजी के बारे में फुल नॉलेज। अरे गोबर हो, हमने क्या देखा, हमने पबजी खेल लिया। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं फ्यूल्स के बारे में, एक एक करके देखते हैं। तो जो भी फायरवर्क्स होते हैं, जितने क्रैकर्स होते हैं, वो सब एक्सप्लोसिव कंबशन को बताते हैं, ठीक है। अब हम फ्यूल की बात करें। अ मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड अ फ्यूल। कोई भी चीज जो जलने के बाद हीट देती है, हम उसको फ्यूल कहेंगे। कोल हो गया, वुड हो गया, एलपीजी है, सीएनजी है, केरोसिन है, पेट्रोलियम है, डीजल है, नेचुरल गैस है, बायोगैस, ये सारे के सारे फ्यूल के एग्जांपल, ठीक है। द थ्री टाइप ऑफ फ्यूल्स आर सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। फ्यूल कैसा होगा, या तो लिक्विड होगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब तो एलपीजी लिक्विड, जो हमारे सिलेंडर होते हैं ना, गैस के सिलेंडर जिसमें खाना बनता है, वो लिक्विड में ही होता है, पता ही होगा आप लोग को। कौन बच्चा बताएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है, एनीबॉडी। ये ऑप्शन क्या, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, ब्यूटेन। हाँ, ब्यूटेन गैस सबसे अधिक भरी होती है उसमें, लेकिन सबसे अधिक जलने वाली गैस कौन सी होती है उसमें, मीथेन, ठीक है ना, लेकिन ब्यूटेन होता है सबसे अधिक। अब देखिए, तो तीन तरह का फ्यूल होता है लिक्विड में, तो बेटा आपको पता है, सॉलिड में कोल हो गया, वुड हो गया, ये सारी चीजें। और गैसेस में आपको पता है नेचुरल गैस जो होती है, सीएनजी हो गया, है ना। अब हमको ये चीज, मैंने आप लोग को इग्निशन टेम्परेचर बताया था लाडो, इग्निशन टेम्परेचर अच्छे से पता है। अब एक अगला कॉन्सेप्ट है कैलोरिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। मतलब कि इसका क्या मतलब वो समझा दें। हार्दिक अभिनंदन, नमस्ते। बिल्कुल मिल ही रहा है। देखिए, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, किसी भी फ्यूल का, जैसे मान लो कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, मैथ का साइंस का, उसमें देख लो खुद, ठीक है। मान लो कि आप कोयले को जलाते हो, आप लकड़ी को जलाते हो, सीएनजी को जलाते हो, या पेट्रोल को जलाते हो, तो हर फ्यूल का अपना अलग कैलोरीफिक वैल्यू होता है। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है वो देखते हैं। अभी 2 मिनट चुप रहिएगा। ऑल द फ्यूल प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग, जितने फ्यूल होते हैं जलने पे क्या होते हैं, क्या दिक्कत है बोलो जल्दी, हो गया काम, जाओ घर जाओ। ऑल द फ्यूल प्रोड्यूसेस हीट ऑन बर्निंग, ऑल द फ्यूल हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। सारी की सारी फ्यूल जलने के बाद हीट तो देती है ना, क्योंकि फ्यूल किसको कहते हैं, जो जलने पे हीट दे। लेकिन एक बात तो ये भी पक्का है, इस सारी की सारी फ्यूल जलने के बाद एक समान या इक्वल हीट नहीं देती। कोई फ्यूल कम हीट देती है, कोई ज्यादा हीट देती है। माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती को अगर जलाएंगे, कल दिल्ली सल्तनत का पूरा, ए
दिल्ली सल्तनत का पूरा नोट्स लिख लेना और तैयारी करके आना, कल टेस्ट है उसका। तो माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती अगर जलाते हैं कैंडल, उसका टेम्परेचर बहुत कम है। अब कोई माचिस की तिल्ली जला के लोहार उस पर लोहा गर्म करके उसको किसी भी शेप का थोड़ी बना सकता है, नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है। मैं बताऊंगा। अब लेकिन कोयला को जलाएं तो उसमें तो सबसे अधिक हीट होती है, तो उसमें हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है अलग अलग फ्यूल जलने के बाद अलग अलग अमाउंट में हीट देती है, एक समान हीट सबसे नहीं मिलता। अब देखिए, डिफरेंट फ्यूल प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। द अमाउंट of heat produced by the complete burning of 1 kilogram of fuel is called its calorific value। 1 केजी किसी भी फ्यूल को जलाने पे, मान लो 1 लीटर पेट्रोल ले लो, 1 केजी कोयला ले लो या 1 केजी लकड़ी ले लो, जलाएंगे और पूरा का पूरा जलने के बाद जितना भी वो हीट देगा 1 किलो जलने के बाद, उसको उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाएगा। बात समझ में आई आपको? 1 लीटर पूरा पेट्रोल जला देंगे तो उसे कितना काम कर सकते हैं उस हीट से, या उसको मेजर कर लेंगे पूरे जलने के बाद कि कितना हीट दे रहा है। 1 किलो लकड़ी को अगर जलाएंगे तो देखेंगे कितना हीट दे रहा है। तो इसी तरह मेजर कर सकते हैं कि किस फ्यूल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जितनी ज्यादा वो हीट देता है वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। फ्यूल के जलने के बाद जो हमें हीट मिलता है वो हीट ही उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ठीक है, अभी और क्लियर होगा? देखो, अब मैं आपको सब चीजों का बता देता हूं। काउ डंग केक खाने वाला नहीं होता, उपले होते हैं, है ना, गोबर का होता है, कौन खाए? तो उपलों को जलाने पे हमको कितना मिलता है बता? 6000 से 8000 किलोग्राम जूल तक। केजी जूल, इस टेम्परेचर को जूल में मापते हैं। ये फिजिक्स का टर्म है, आगे आप जाएंगे 9th-10th में तो पढ़े। मापते हैं, जैसे केजी किलोग्राम किसी वेट को मापते हैं तो जूल उसे वैल्यू को मापते हैं। केजे नहीं लिखा हुआ, केजे पर केजी, किलोग्राम जूल उसको करते हैं। लकड़ी को अगर 1 किलो जलाएंगे तो गोबर के उपलों से ज्यादा मिलेगा, 17,000 से 22,000। कोयले को जलाएंगे तो 25,000 से 33,000 मिलेगा। ध्यान देते जाइएगा। बायोगैस को जलाएंगे, जो गोबर की गैस होती है, तो 30,000 से 40,000 तक मिलता है। पेट्रोल से 45,000, केरोसिन से भी 45,000, डीजल से भी 45,000। मीथेन गैस अगर जलेगी तो आपको 50,000 किलो जूल पर केजी मिलेगा। सीएनजी को भी जलाएंगे तो 50,000, लेकिन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है ना हमारा, जिसपे खाना पकाते हैं, उससे 55,000 मिलता है। और सबसे अधिक 1.5 लाख है। हाइड्रोजन गैस अगर आप 1 केजी जलाते हो तो 1.5 लाख किलो जूल पर केजी मिलेगा। और आपको पता है और हाइड्रोजन गैस को हम लोग यूज नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। अभी हमारे पास बेटा ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल यूज कर सके। बात समझ आ रही? रिसर्च चल रहा है लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुआ, थोड़ा सा भी टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा एक्सप्लोजन होगा ना जो कि एटम बॉम्ब के जैसा एक्सप्लोजन हो जाएगा। बात समझ रहे ना? 1.5 लाख किलो जूल, अगर 1 किलो हाइड्रोजन गैस से अगर आग लग रही है तो सोचिए किसी व्हीकल में अगर 50 लीटर हाइड्रोजन गैस भरा है तो चलता फिरता बॉम्ब है वो। हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना है ना? एटम बॉम्ब जो बनता है वो हाइड्रोजन के, जो आप स्टार देख रहे हैं जितने भी तारे हैं, 97% हाइड्रोजन गैस होती है। वहां पे भी यही होता है, हर बार 2 हाइड्रोजन जुड़ करके एक हीलियम में बदल। आज 9th क्लास में भैया लोग की हालत खराब। तो ये समझ गए कि किस चीज के जलने से कितना ज्यादा हम लोगों को टेम्परेचर मिलेगा, है ना बहन? समझी ना? ठीक। अब सैंपल क्वेश्चन कुछ है जो आप लोग को करने नहीं है, आपके स्कूल में ना दिया जाएगा, मन करेगा तो खुद से कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आइडियल फ्यूल, जो सबसे अच्छा फ्यूल होगा उसका गुण क्या होगा? हम कैसे कहेंगे कि
लकड़ी अच्छा है या हाइड्रोजन गैस अच्छा है? ये तो सोचेंगे ना कुछ तो आधार पे ही, बेसिस पे ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, बोर हो रहे हैं ना, अभी 3 टेस्ट ले लेंगे तो बोर हुई तो आपकी खत्म हो जाएगी। इट हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहली बात कि उसके जलने से ज्यादा हीट मिले, पहली बात ये। दूसरा, इट बर्न्स इजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। एयर के साथ वो आसानी से जलता भी रहे। ये नहीं कि आपने कोयला जला रखा है लकड़ी और हर दूसरे मिनट पे फूंक मारनी पड़ रही है ना, तो काम कम होगा, आपकी फूंक ज्यादा लगेगी। तो मतलब आसानी से जो जल जाए, उसको बार बार आपको एयर की जरूरत ना पड़े। इट हैज अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, और उसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए। मतलब कि अब लकड़ी का हमको पता है कितना टेम्परेचर देंगे तो जल जाएगा, ठीक है ना। अब लोहा है, अब लोहे को अच्छा फ्यूल थोड़ी मानेंगे। अब आयरन को आप जलाओगे फिर उसको गर्म करोगे, और ऐसे फ्यूल तो है भी नहीं वो, ठीक है ना। तो जो चीज आसानी से जल जाए, नहीं नहीं आग नहीं लगती उसका टेम्प उसकी, क्योंकि हीट मिल सकती है लेकिन लाइट नहीं मिलेगी आपको। नहीं, वो फ्यूल नहीं है ना बेटा, इट्स अ मेटल। आयरन इज अ मेटल, इट्स नॉट अ फ्यूल। तो फ्यूल नहीं है तो आग कैसे लगेगा? समझ रहे? जिस चीज में कार्बन नहीं उसमें आग नहीं। और क्या, जितने भी पेट्रोलियम होते हैं या कोल जो भी चीजें हैं, सब में कार्बन होता है। कुछ चीजों में नहीं भी होता है। हाइड्रोजन गैस में किसी भी तरह का कार्बन नहीं होता है, तो वो तो प्योर एकदम, जो प्योरेस्ट जो होता है ना, सबसे अधिक शुद्ध जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन। उससे ज्यादा प्योर कोई भी चीज नहीं। देखिए, इट हैज अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, मतलब कि ना तो ज्यादा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे के आग लगाना पड़े, और ना कि बहुत कम ही टेम्परेचर पे आग लग जाए। जैसे कि आप खुद सोचिए, व्हाइट फास्फोरस को हम फ्यूल नहीं मान सकते, क्योंकि कैसे उसको कहां लेके चलेंगे, वो तो रूम टेम्परेचर में आग लग जाता है। अब मम्मी को रोटी पकानी हो, गैस खत्म हो जाए, तो अक्षित कहेगा, अक्षित की मम्मी कहेगा, अक्षित 4 किलो व्हाइट फास्फोरस ले आओ। अब भाई लाएगा किसमें, ये तो सोचो। वो तो ऐसे ही आग पकड़ लेता है। अब रोटी बाद में पकेगी, पहले अक्षित पक जाएगा, है ना। व्हाइट फास्फोरस के साथ जलता हुआ बुनता हुआ आएगा, तो वो नहीं है। अब मान लो कि मयंक की मम्मी ने कहा दे कि मयंक हाइड्रोजन गैस 1 लीटर ले आओ। अब मयंक है ना, कांपता हुआ आएगा। अब हाइड्रोजन गैस भाई थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो पूरा बुल्ला कोल्ली उड़ा देगा। तो मतलब कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर या तो सबसे कम हो या सबसे अधिक हो, ऐसा नहीं लेना है भाई। 1 लीटर हाइड्रोजन कोई कम नहीं होता, बहुत ज्यादा। 1 लीटर में 1.5 लाख किलो जूल निकलेगा टेम्परेचर। बॉम्ब की तरह बन जाएगा ना वो, किसी कंटेनर में तो लेके आओ, 1 किलो में तो नहीं उड़ेगा, ज्यादा चाहिए उसे। सस्ता भी होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल भी होना चाहिए, और इजिली ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। अब हम बेटा बात करेंगे फ्लेम के बारे में। फ्लेम क्या होती है, कैसे कैसे होती है। जरा पानी पी ले, नहीं तो मेरा फ्लेम बुझ जाएगा, बोल बोल के हालत खराब हो जाएगी। आप लोग को टेस्ट देख के कैसा लग रहा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? छोटे बच्चे हैं ना, उनको क्या पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं, उनको इंटरेस्ट ना कि मास्टर बहरा तो नहीं। चले देखिए, आगे देखते हैं। फ्लेम, जैसे आपको पता है जब माचिस की तिली जलती है तो एक लौ है ना, दीपक जो जलाते हैं हम लोग दिया, तो उसमें भी एक लौ आती है ऊपर, मोमबत्ती जलती है तो फ्लेम, हाँ फ्लेम की बात कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली फ्लेम इज द ब्लेज ऑफ अ फायर, मतलब कि ज्वाला। आग की जो दहक होती है, जो ज्वाला होती है, उसी को फ्लेम कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ज्वाला और लपट। लपट कहते हैं ना, लपटें उठ रही है, आग से लपटें उठ रही हैं, ज्वाला उठ रही है, जो हिंदी में कहते हैं समझाने के लिए। A flame is a region where combustion of gaseous substance take place. हवा के अंदर जो गैसियस या देखिए हम बता रहे हैं, जो भी फ्यूल का गैसियस सब्सटेंस होता है, जहां तक जलता है वहां तक फ्लेम होती है। जैसे मैं आपको बोर्ड पे दिखा दूं, जैसे मान लो कि ये मोमबत्ती है हमारी,
और यहाँ तक ये फ्लेम है ना, मतलब कि यहाँ से इसके जलने के चलते जो ये फ्यूल भी इवोपरेट होके ऊपर उठेगा हवा के साथ, समझ रहे हैं ना। तो साथ साथ ये फ्यूल तो जल ही रहा है, मोमबत्ती तो जल ही रही है, साथ साथ यहाँ तक जो गैस उठ रही है इवोपरेट होकर के भाप बन के ऊपर उठ रही है, वो भी जलेगी। तो ज्वाला या फ्लेम वहीं तक उठती है जहां तक कोई फ्यूल जलने के बाद जो उसके अंदर गैसेस, किसी भी फ्यूल के अंदर गैस तो होती है। हाँ, गैस तो बेटा वैसे बहुत दूर तक जाती है, लेकिन फ्यूल की गैस है ना इतनी ऊपर तक ही जा पाती है, क्योंकि वहीं पर टेम्परेचर से जल जाती है, समझ रहे हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि फ्लेम के जलने पर, सॉरी, किसी भी फ्यूल के जलने पर फ्लेम बनता कैसे। तो आप उसको, मोमबत्ती जल रही है ना, तो किसी से पूछिएगा कि मोमबत्ती जल रही है तो यहाँ इतनी दूर में या इसी साइज में वो लौ क्यों है, फ्लेम क्यों है, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने किताब ही नहीं पढ़ी हो कभी। आप उनको ये बताइएगा ये फ्लेम वहां तक इसलिए है क्योंकि जो भी फ्यूल जलता है ना वो भी इवोपरेट होके ऊपर उठता है, उसके गैसियस पार्ट, और जहां तक वो गैसियस पार्ट उठते हैं वहीं तक वो फ्लेम बनता है उसके जलने से। क्लियर है। उंगली दिखा रही है, शर्म नहीं आता। देखो, some of the substances which burn by producing flames are LPG, biogas, wax, है ना, camphor, मैग्नीशियम, कैरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ फ्यूल ऐसे हैं जो जलने के बाद क्या होती है, फ्लेम बन करके ऊपर उठती है, लेकिन सारी चीजें नहीं। ठीक है, जो मैंने नाम लिया, कैरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब जलने, कपूर या वैक्स मतलब कि मोम, जो मोमबत्ती हम लोग यूज करते हैं, वो सब भी जलने के बाद फ्लेम की तरह ऊपर उठते हैं। बट चारकोल डज नॉट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। चारकोल या कोल जब जलता है तो वो एक फ्लेम कभी नहीं बनता उसमें। ऐसा क्यों? देखिए, चारकोल ओनली ग्लोज ऑन कंबसन, सिमिलरली कोल इज अ सॉलिड फ्यूल which does not vaporize on heating. Okay, so coal also does not burn by producing a flame. ठीक है, coal just glows red on combustion. जो भी फ्यूल जलने के बाद किसी भी तरह का, ठीक है ना, जो भी फ्यूल जलने के बाद किसी भी तरह का अगर फ्लेम नहीं बनाती है, इसका मतलब उस फ्यूल में कोई ऐसा गैसियस पार्ट नहीं है जो जलने के बाद इवोपरेट हो सके। मेरी बात समझिए, एक सेकंड रुक जाओ, इसको फारिग करो। जैसे देखिए, कोयला या चारकोल जो होता है, जब लकड़ी जलती है ना, कोई भी वुड जलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो जलने के बाद भाप बन के इवोपरेट होकर के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब उसी लकड़ी के जलने के बाद आधी जली हुई लकड़ी को बुझा करके चारकोल बना देते हैं हम, बोतल ले जाओ पानी की अपनी, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऐसा सॉलिड मटेरियल हो जाता है कि उसके जलने के बाद कोई भी चीज भाप बन के ऊपर गैस के रूप में नहीं निकलती, इसलिए चारकोल के जलने से फ्लेम नहीं होता। कोयला जो हम निकालते हैं जमीन के अंदर से ना, तो वो इस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ऐसा होता है कि उसमें किसी भी तरह का गैसियस पार्ट नहीं बचता, इसीलिए जब भी हम जलाते हैं तो उससे कोई गैस भाप बन के ऊपर नहीं उठती, इसीलिए वो ज्वाला या फ्लेम नहीं बनता, सीधे उसकी ग्लो बनती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि वैक्स भी सॉलिड है, वुड भी सॉलिड है, चारकोल भी सॉलिड है और कोल भी सॉलिड है, लेकिन वैक्स और, ठीक है ना, वैक्स और वुड के जलने से फ्लेम बनता है, वुड लकड़ी, लकड़ी से ज्वाला बनती है ना, लेकिन कोल और चारकोल के जलने से क्यों नहीं होता, तो बता देना, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसे गैसियस पार्ट नहीं बचते जो कि इवोपरेट होकर के ऊपर उठे और जिसके चलते कोई फ्लेम बनता है। ठीक है, हाँ, मतलब ग्लो में बदल जाएगा लेकिन फ्लेम नहीं ऊपर उठ पाएगा उससे। देखिए,
when the अब देखो when fuels burn the type of flame produced depend on the proportion of oxygen which is available for burning the fuel। जब भी कोई फ्यूल जलता है तो इस बात पे डिपेंड किया जाता है कि कितना ऑक्सीजन उसको मिल रहा है। जितना ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, वो उतनी ही अच्छी तरह से पूरी की पूरी जल पाएगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को की सप्लाई काट दी जाए तो फिर वो आधा जला ही बच जाएगा। चारकोल बेटा जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, लकड़ी जब जलती रहती है ब्लैक हो जाती, कोयला बनने वाला होता है तो उसमें पानी डाल देते हैं। मतलब क्या किया, ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी, चारकोल बन गया, वो लकड़ी वाला कोयला बन गया। When the oxygen supply is insufficient, बहुत काम आता है बेटा, मैं बताऊंगा। जब कभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी पर्याप्त ना, सफिशिएंट मात्रा में ना हो, ठीक है ना बेटा। कल पेपर पूरा हो गया था आपका, चंचल ले लो यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। Then the fuel burns incompletely, producing mainly a yellow flame। अब याद देखो, कोई चीज जब जलती है तो उससे अलग अलग तरह की फ्लेम बनती है। बेटे विशाल आप घर जा सकते हो, शुभम घर जाओ आप भी, ठीक है। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई चीज जलती है ना तो पीले कलर की लौ निकलती है। दीपक जलता है ना, हम लोग का दीपक मंदिर में या अपने घर के मंदिर में जलाते हैं तो वो फ्लेम बेटा येलो कलर का होता है ना। मोमबत्ती जलाते हैं तो येलो कलर का होता है ना। लेकिन वही जब आप एलपीजी गैस जलाते हो घर में सिलेंडर, तो क्या होता है, ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। जब ब्लू कलर की फ्लेम नहीं निकले, कभी कभी क्या होता है ना, जब एलपीजी सिलेंडर में मिलावट होती है तो पीले कलर का भी थोड़े देर के लिए लाइट कभी कभी आने लगती है उसके अंदर चला। नहीं तो आपके गैस में मिलावट है घर के, हम लोग का तो ब्लैक ही वही आता, ब्लू आता है। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ, देखिए yellow flame is caused by the glow of hot unburned carbon particles produced due to incomplete combustion of fuel। जब कभी भी किसी चीज के जलने से येलो कलर का फ्लेम निकले तो आप समझ जाना कि वो चीज अच्छे तरह से नहीं जल रही है। उसमें जो भी फ्यूल के पार्टिकल्स हैं, जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं, वो पूरी तरह से नहीं जल रहे हैं। क्यों? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के चलते। उसको अगर ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन मिले तो सारा का सारा कार्बन कंपोनेंट जल जाएगा। लेकिन अगर नहीं जल रहा है मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम। ठीक है, इससे बेटा क्वेश्चन पेपर लेके आना है। देवी रुक जाओ, मेरे को पिक दे दे गुड़िया उसको। देख, तो कभी भी येलो कलर का फ्लेम कब बनेगा, जब एयर की सप्लाई या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उसको ना मिल रही हो, जिसके चलते क्या होगा, उसका जो फ्लेम का कलर होगा वो येलो कलर का हो जाएगा। हर एक आग में बेटा, उसमें भी जो कार्बन पार्टिकल होते हैं ना पूरी तरह से नहीं जल पाते, तभी ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, जब जलाते हैं गैस स्टोव ऑन करते तो क्या होता है, एकदम ब्लू कलर की लाइट निकलती है। तो उसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल अच्छे तरह से जल पा रहा है। समझ रहे? यही तो कारण है ना। इसी कारण से क्या होता है बेटा, जैसे लकड़ी की मोमबत्ती की आग है, समझिएगा, मोमबत्ती जब जलाते हैं या माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो कार्बन पूरा नहीं जल पाता, उसका फ्यूल अच्छे तरह से पूरा नहीं जल पाता। उसके कारण क्या होता है कि उसमें आप किसी भी मेटल को रख के पिघला नहीं सकते। लेकिन गैस वेल्डिंग वाला आपने कभी देखा होगा, जो गैस ऑन करते हैं ना, पाइप सा निकला होता है टोपी जैसा, और उससे किसी चीज पे ना वो डालते हैं, वो आग का है ना, वो फवारा सा छोड़ते हैं जिससे कि वो कोई चीज मेल्ट हो जाती है तुरंत, वो बिल्कुल ब्लू कलर की लाइट निकलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे वो गैस पूरी की पूरी जलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? When the oxygen
सप्लाई ऑन एयर और एयर सप्लाई इज सफिशिएंट, जब ऑक्सीजन बेटा पूरी अच्छी तरह से मिल रहा, पूरा पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, देन द फ्यूल बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ ब्लू फ्लेम। तो क्या होगा, उसका जो फ्यूल होगा पूरा जलेगा, और पूरा फ्यूल जलने से क्या फायदा होगा कि जो लाइट होगी ब्लू कलर की हो जाएगी। आपको मैं जो नोट्स भेजूंगा उसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ अंडरलाइन, ठीक है। और इसका क्या फायदा, इसका मतलब ये है कि अगर ब्लू फ्लेम निकल रही है तो दो चीज आप समझ सकते हैं। पहली चीज क्या कि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी है, दूसरी चीज क्या कि फ्यूल पूरा का पूरा चल रहा है। आज आप लोग अभी नहीं जा सकते। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम बेटा कल का टाइम लूंगा मैं, कल समझा दूंगा, भैया लोग का टाइम होने वाला है, ठीक है, कि अभी थोड़ा हड़बड़ी में नहीं समझा सकते। बता रहे हैं बस 1.5 पेज, 1 या 1.5 पेज ही बाकी है, उसके साथ कल एसएसटी भी आप लोगों को करें।